दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हिस्ट्री के इतिहास के उस पन्ने के बारे में जिसने भारत में फ्रांस के इम्पीरियल साम्राज्यवादी मंसूबों को ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया और फ्रांस को यहाँ से वापस आना पड़ा। जिस तरह से दूसरे इम्पीरियल पावर्स इंडिया में आए, ब्रिटिश आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, उसी तरह से फ्रांस भी इंडिया में साम्राज्यवादी मंसूबों को लेकर के आया था। हालांकि सभी शुरुआत में एक व्यापारिक कंपनी, समुद्री व्यापार करने वाली कंपनी के रूप में ही आए, चाहे वो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी हो और चाहे फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो। शुरुआती दौर में उनका मुख्य मकसद व्यापार ही था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को अंजाम देना शुरू किया और यहाँ की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू किया। हम इस अंक में फ्रांस की उस मंसूबों के बारे में बात करेंगे, फ्रांस की इरादों के बारे में बात करेंगे और फ्रांस की हार के बारे में बात करेंगे। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1668 में वो भारत आई। सूरत में उन्होंने पहली फैक्ट्री या डिपो खोला। यहाँ पर बता दूं कि जो उस टाइम पर फैक्ट्री शब्द का इस्तेमाल होता था वो आज के मॉडर्न सेंस में नहीं है। फैक्ट्री का मतलब था गोडाउन था, गोदाम था, डिपो था, वहाँ साजो सामान रखे जाते थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। तो ब्रिटिश आए 1608 में, उन्होंने भी 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोली। फ्रेंच भी आए, लेकिन कम से कम 60 साल बाद, 6 दशकों बाद फ्रेंच आए और आए वो भी सूरत में ही। एक साल बाद 1669 में फ्रेंच ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। इस तरह से वो समुद्री व्यापार वो करना चाहते थे, समुद्री व्यापारी के तौर पर भारत में आए और वो ब्रिटेन के एक कंपटीटर बन कर के आए, ब्रिटेन के प्रतियोगी बन कर के आए। उनका सीधा मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से था। धीरे धीरे उनके अंदर साम्राज्यवादी कीड़े कुलबुलाने लगे और ब्रिटेन की तर्ज पर उन्होंने भी भारत में अपना साम्राज्यवाद फैलाने का काम शुरू किया। डुप्लेक्स वहाँ के सेनानायक थे। छोटी मोटी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, लेकिन 1741 में उनको जाना पड़ा। उसके बाद कामटे लैली आया। हालांकि डुप्लेक्स का जो भी मामला था उनके ऊपर कई आरोप भी लगे, लेकिन बाद में ये आए कामटे लैली, इन्होंने कमांड संभाला। तो ब्रिटेन से सीधी चुनौती मिलने के कारण ब्रिटेन एक फॉर्मिडेबल पावर था, ब्रिटेन एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति था। वहाँ भी लड़ाइयाँ चल रही थी, 7 ईयर वॉर चल रहा था। तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए फ्रांस के सेनानायक कामटे लैली ने, जो आज के तमिलनाडु प्रांत के अन्नामलाई ज़िले में एक जगह पड़ती है बंदवासी, जिसका अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया था, उसको लिखा था वैंडीवास। तो व्यापारिक एक समुद्री व्यापार के नाम पर आए इंडिया में और उन्होंने व्यापार करने की जगह साम्राज्यवादी मंसूबे पालने लगे और अपने क्षेत्र का विस्तार किया, क्योंकि उन्होंने भी आकर के वही देखा जो ब्रिटेन ने देखा था। उन्होंने भी आकर देखा कि यहाँ के जो राजा थे उसमें आपस में ही बहुत लड़ाइयाँ होती थीं, एक दूसरे को ही काटने के चक्कर में पड़े रहते थे। तो आपसी फूट का फ़ायदा उठाने का फ्रेंच ने भी कोशिश किया, जो ब्रिटिश कर रहे थे। फ्रेंच के आने से ब्रिटेन को लगा कि उसे तगड़ी टक्कर फ्रेंच से मिल सकती है और ब्रिटेन किसी कीमत पर फ्रांस को यहाँ टिकने नहीं देना चाहता था। कामटे लैली ने कोशिश की और कम संसाधनों के होने के बावजूद, ब्रिटेन के पास बंगाल का पूरा रेवेन्यू था, बहुत पैसा था और उनकी मिलिट्री स्ट्रांग थी। कामटे लैली ये जानते थे कि फ्रेंच पावर उतना स्ट्रांग नहीं है। फ्रेंच पावर के इतने स्ट्रांग न होने के बावजूद कामटे लैली ने बांडीवास पर हमला करके किले को कब्जे में लेने की कोशिश की
और उनका ये सोचना था कि अगर एक बार ये किला कब्जे में आ गया तो उनका व्यापारिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इससे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में ब्रिटेन के मुकाबले टिक जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इससे के उलट ब्रिटेन भी इस बात को जानता था कि अगर फ्रेंच को पैर टिकाने की अनुमति मिल गई, मौका मिल गया, तो उन्हें आगे चल कर के बहुत समस्या होने वाली है या फ्रेंच से तगड़ी टक्कर मिलने वाली है। आयरकूट था जो कि लीड कर रहा था ब्रिटेन की सेनाओं का, और कामटेलेली लीड कर रहा था फ्रेंच की सेनाओं का। अब इसी के साथ आप देखिए, मैं एक थोड़ा सा डेटा रखूंगा आपके सामने कि ब्रिटेन के पास 1900 पैदल सेना थी, जबकि फ्रांस के पास 2250 पैदल सेना थी। ब्रिटेन के पास 2100 भारतीय सिपाही थे, जबकि फ्रेंच आर्मी के पास करीब 1300 भारतीय सिपाही थे। ब्रिटेन की सेना के पास 80 यूरोपियन घुड़सवार थे, जबकि फ्रांस के पास या कामटेलेली के पास 300 घुड़सवार थे। 250 भारतीय घुड़सवार थे ब्रिटेन के पास, लेकिन कामटेलेली के पास 3000 मराठा घुड़सवार थे। तोपखाने में करीब 26 आर्टिलरी था ब्रिटेन के पास और 13 आर्टिलरी थे कामटेलेली के पास। यहाँ पे फ़र्क ये था कि ब्रिटेन का जो की सेना थी या जो कमांडर थे वो संसाधनों से भरपूर थे। ब्रिटेन के पास कोई फंड की कमी नहीं थी और वो कितनी भी आर्मी चाहते वो खड़ी कर सकते थे। लेकिन यह बात फ्रांस के साथ नहीं थी। लेली जो था कामटेलेली, ये उतना इसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज के पास उतने नहीं थे, ब्रिटेन के मुकाबले ये कम था, कमज़ोर था। अंत में बांडीवास को लेकर के तगड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी और जनवरी 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ। बांडीवास के युद्ध में ब्रिटेन ने लड़ाई जीत ली। तमाम कोशिशों के बाद भी कामटेलेली और उसकी सेना हार गई। बात सिर्फ इतनी नहीं है, कामटेलेली हार गए और बाद में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। हालांकि वो चीज़ें 1700 फिर आऊँगा बाद में 61 में 22 जनवरी 1761 को ब्रिटेन ने सिर्फ बांडीवास को तो जीता 1760 में, जनवरी 1760 में, लेकिन एक साल के अंदर ही उन्होंने 1761 में पौंडीचेरी जो मुख्य अड्डा था एक तरह से कहा जाए फ्रांस का, जो फ्रांस का पैर जहाँ से जमा, जहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ से उन्होंने अपने आप को मजबूत करना शुरू किया, जहाँ से उन्होंने अपने व्यापार, समुद्री व्यापारी होने के अलावा जो साम्राज्यवादी मंसूबे पाल रहे थे, उसकी शुरुआत की पौंडीचेरी से, उसको 1761 में ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया और फ्रांस को एक तगड़ा नसीहत देने के इरादे से पूरे पौंडीचेरी को ब्रिटिश सैनिकों ने जला डाला, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। जितना फोर्टिफिकेशन फ्रांस ने किया था, जो भी निर्माण कार्य किए थे, जो भी उन्होंने अपने डिपो बनाए थे, फ्रांस को पौंडीचेरी को डेवलप किया था एक आधुनिक सिटी के तौर पर, शहर के तौर पर, उस सब को उन्होंने भारी नुकसान किया और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, जला दिया, बर्न कर दिया। पौंडीचेरी भी ब्रिटेन के कब्जे में आ गया, बांडीवास तो गया ही। इस तरह से भारत के अंदर फ्रांस की कमर टूट गई। हालांकि बाद में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, जिसमें उसके समझौते के, वो मैं दूसरे वीडियो में लूँगा, तमाम टेरिटरीज़ को वापस कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ फ्रांस के साम्राज्यवादी मंसूबे ध्वस्त हो गए। ट्रीटी ऑफ पेरिस में साफ साफ कह दिया गया कि आप सिर्फ वहाँ पर व्यापार करेंगे, ज़मीन कब्जा नहीं करेंगे, आप वहाँ साम्राज्यवादी विस्तार नहीं करेंगे। कहने का मतलब है
कि वांडीवास की लड़ाई अपने आप में एक निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई, जिसके अंतर्गत फ्रांस के पैर पूरी तरह से उखड़ गए। भारत के अंदर फ्रांस के साम्राज्यवादी मंसूबे हमेशा के लिए खत्म हो गए। इस युद्ध का महत्व सिर्फ इसीलिए है, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वांडीवास की लड़ाई में एक साधारण लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, लेकिन इससे उस इंपीरियल पावर, फ्रांस जैसे इंपीरियल पावर के पैर उखड़ गए और भारत में उसका इंपीरियलिज्म जमाने का जो मंसूबा था वो पूरी तरह से फेल हो गया और उसको वापस आना पड़ा। फ्रांस को एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर ही काम करने की सीमित इजाज़त दी गई। इसका एक और पक्ष है, जितना बड़ा चैलेंज, जो चुनौती फ्रांस से मिलने वाली थी ब्रिटेन को, उस चुनौती की सारी संभावनाएं भी समाप्त हो गई। आयरकूट ने बड़ी ही तकनीकी और कूटनीतिक तरीके से लड़ाई को लड़ा और फ्रांस के ऊपर एक निर्णायक हार दिया। फ्रांस के पैर उखाड़ दिए, यहाँ तक कि पांडिचेरी को जब 1761 में लिया तो पूरी तरह से पांडिचेरी को तोड़ फोड़ दिया, जला दिया। तो चाहते थे फ्रांस को एक तगड़ा लेसन देना, एक तगड़ी वार्निंग देना कि यहाँ पर हम आपको टिकने नहीं देंगे। अंत में वही हुआ। ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये डिसाइड हुआ कि फ्रांस वहाँ कोई और इंपीरियलिस्टिक एक्टिविटी नहीं करेगा, वो सिर्फ व्यापार करेगा। वो भी धीरे धीरे उनका सिमट गया। 1740-41 के आसपास वो लोग 17 उनका चले गए। तो भारत के इतिहास में वांडीवास की युद्ध का ये महत्व है कि किस तरह से ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया, और हराए नहीं, पूरी तरह से फ्रांस के पैर उखाड़ दिए और फ्रांस हमेशा के लिए इंडिया से उसका इंपीरियल मंसूबे ख़त्म हो गए। हालांकि व्यापार में थोड़ी दिन तक था, लेकिन फ्रांस बहुत आगे तक नहीं जा पाया और उसको वापस ही जाना पड़ा। 1740-41 के आसपास वो ख़त्म कहानी हो गया उनका। तो धीरे धीरे गिरावट आती गई, उसमें वो जा चुके थे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर और सूचनाओं के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको और अच्छे से वीडियो लेके आएंगे, हमको प्रोत्साहन मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।